गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी। आप सभी 11th बायो के बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवारजनों के साथ घर पर सुरक्षित होंगे, क्योंकि इस समय हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी कोविड-19 का सामना कर रही है। पूरी दुनिया कोविड-19 से इस समय प्रभावित है। तो बच्चों, इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए कोई इस समय हमारे पास ना इलाज है, ना कोई मेडिसिन है, ना कोई वैक्सीन है। इसीलिए इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए या इस पैंडेमिक से बचने के लिए केवल हमें कुछ बातों का नियमित रूप से पालन करना है, जिसमें सामाजिक दूरी अर्थात 2 गज की दूरी का पालन करना है। जब भी घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगा के ही बाहर आना है। बेहतर तो ये है कि प्रयास करें कि बिना किसी काम के जो अति आवश्यक हो घर से बाहर ना जाए, और यदि अति आवश्यक काम के लिए बाहर जाना भी है तो मास्क लगा के ही बाहर जाए। तीसरा, इसका जो बातें हैं या जो इसका पालन करना है वो हमें अपने जो हैंड हैं, हाथ हैं, उन हैंड्स हाथ को साफ करते रहना है साबुन से, या उनको हम सैनिटाइज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हम अगर नियमित रूप से पालन करें तो हम इस वैश्विक महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बाकी और इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, वैक्सीन है नहीं, दवा है नहीं। तो इसीलिए बचने के लिए ये चीज़ें हमें या ये बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। इन सारी बातों का हमें पालन करना होगा। और देखिए बच्चों, आज हम अपना जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसके बारे में हमें आज जो अध्ययन करना है, उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज की जो ये पैंडेमिक है, इसमें इस सब्जेक्ट की सारगर्भिता और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें वास्तव में ये पता लग जाता है कि ये सब्जेक्ट हमारे दैनिक जीवन से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ये हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। जैसे आज के दिन अगर हम देखें तो जब भी किसी कोरोना ग्रसित व्यक्ति के आप सिम्टम के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, तो उसमें ये कहा जाता है कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, श्वसन करने में परेशानी होती है। तो आप देखिए कि ये जो ऑक्सीजन है, इससे सीधा सीधा हमारी जो जानकारी है बायोलॉजी के माध्यम से ही हमें मिल पा रही होती है, क्योंकि जीव विज्ञान की अंतर्गत जो दूसरी शाखा है प्लांट या बॉटनी, उस पार्कों से ही हमें सारी ऑक्सीजन मिलती है। तो हमें इसके साथ साथ ये चीज सीखने को मिल जाती है कि हमारे वातावरण में और हमारे लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है, और वो ऑक्सीजन की जो महत्वपूर्ण क्या नाम है, महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, वो हमें कितनी और गहराई से माननी चाहिए। क्योंकि ऑक्सीजन उस पेशेंट को जो कोरोना से ग्रसित है और उसको हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती है, तब उनके पेरेंट्स को और उन सभी लोगों को पता लगता है कि ऑक्सीजन कितना अनिवार्य होता है, कितना आवश्यक होता है हमारे जीवन के लिए, कितना एसेंशियल होता है। तो इस चीज को हम वहां से समझ पाते हैं। वहां हमें कीमत भी पेड करनी पड़ती है, जबकि घर पे रहते हुए या हमें समाज में रहते हुए ऑक्सीजन की कोई कीमत पेड नहीं करनी पड़ रही है, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, आसानी से हमें ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। और कौन करवा रहा है? पेड़ पौधे। तो हमें इस विज्ञान से ये सीख भी मिलती है कि हम अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएं, जिससे ऑक्सीजन हमारे आसपास पर्याप्त मात्रा में रहे
ऑक्सीजन कभी कम ना हो। दूसरी चीज ये होती है कि जो ये वायरस है कोविड-19, जिसका पूरा नाम होता है कोरोना वायरस डिजीज, क्योंकि ये 2019 में पहली बार चाइना के अंदर केस रिकॉर्ड हुआ था, इस कारण से इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। अब देखिए, इस वायरस के बारे में भी जानकारी हमें किसने दी? जीव विज्ञान ने। अगर हम जंतु विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में नहीं पढ़े होते, हमारे जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, वो नहीं पढ़े होते, तो क्या हम इस वायरस की नेचर के बारे में, क्या इस वायरस के इफेक्ट के बारे में, क्या इस वायरस के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर पाते? नहीं कर पाते। वायरस किस तरह से अपना व्यवहार करता है, ये वास्तव में जैविक होता है या अजैविक होता है, वो आप पढ़ते आए होंगे कि इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो बेसिक रूप से देखा जाए तो वायरस क्या है, स्वयं का इसका उपापचय तंत्र होता ही नहीं है, तो निर्जीव होता है। लेकिन अगर ये किसी भी जैविक कोशिका के संपर्क में एक ड्यूरेशन के दौरान आ जाता है, तो ये वहां पर अपने डीएनए के साथ कार्य करते हुए सजीवता के लक्षण प्रकट करने लगता है। तो ये सारी चीजें हमें किससे सीखने को मिल रही है? जीव विज्ञान से। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें जीवन जीना सिखाता है। तो आप बताइए, सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, मोर देन किससे जुड़ी रहती है? बायोलॉजी से। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि बायोलॉजी के बारे में हमें बेसिक जानकारी भी रखना चाहिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही रोचक है, प्राकृतिक सब्जेक्ट है। आसानी से हम इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हमें जानकारी या पढ़ते समय इसमें अधिक से अधिक रोचकता प्राप्त होती रहती है। उसका कारण यही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों से पहले हम कोई भी पार्टिकुलर इसमें चैप्टर लें, उससे पहले मैं आपको बायोलॉजी की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में बताना चाहूंगा, और ये बहुत आवश्यक है, हमें पता होना चाहिए। जो बायोलॉजी है, जिसे हम जीव विज्ञान भी कह रहे होते हैं, ये देखिए सामान्य रूप से बहुत सरल दिखाई लग रहा होता है। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन जटिलता इसमें है। क्या जटिलता इसमें काफी दिखाई देती है, काफी पाई जाती है। सबसे पहले हम जब बायोलॉजी की बात करते हैं, तो ये जो टर्म है बायोलॉजी, इस टर्म के बारे में सन 1802 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेमार्क, और दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेवीरेनस। इन दोनों ने मिलकर के दिया। अर्थात जो बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी टर्म का मतलब आप कह सकते हैं जीव विज्ञान शब्द। ये जो जीव विज्ञान शब्द है, ये सन 1802 में दो वैज्ञानिक लेमार्क और ट्रेवीरेनस के द्वारा दिया गया। ठीक है, लेकिन जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले जो जानकारी या प्रारंभिक जो अध्ययन किया गया, वो एक थे अरस्तु, जिनको हम अरिस्टोटल भी बोलते हैं। अरिस्टोटल ने प्रारंभिक अध्ययन किया था जीव विज्ञान का, जिसमें लगभग 500 जंतु थे और प्लांट भी थे। इसीलिए हम ये कह रहे होते हैं कि जो जीव विज्ञान का जनक अगर किसी को माना जाता है, तो हम किसको मानते हैं? अरस्तु को। अर्थात हम अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कह देते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कह देते हैं। इसका मतलब होता है जीव विज्ञान की जनक। तो यदि आपसे पूछा जाता है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा?
अरिस्टोटल को हम जीव विज्ञान का जनक कह देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर दूसरी चीज जोड़े तो जंतुओं के बारे में भी सबसे पहले जानकारी किसके द्वारा दी गई? अरिस्टोटल के द्वारा। और यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो मुर्गी होती है, मुर्गी के अंडे से भ्रूणी अवस्थाओं का अध्ययन किया। कौन सी अवस्थाओं का? भ्रूणी अवस्थाओं का। इसीलिए देखिए इनको तीन विज्ञान का हम जनक कह सकते हैं, शाखाएं कह सकते हो आप। एक तो यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी, दूसरा यहाँ पर जोड़ा जा सकता है जूलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को कह रहे होते हैं भ्रूण विज्ञान, भ्रूण की विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कह रहे होते हैं? भ्रूण की कह रहे होते हैं या एम्ब्रियोलॉजी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले दो चीजें हमें पता होना चाहिए कि जो जीव विज्ञान है ये शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया? सन 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने। और जीव विज्ञान का जो प्रारंभिक अध्ययन है, ये प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? अरस्तु के द्वारा, जिसमें 322 से 328 BC अर्थात ईसा पूर्व हम मान रहे होते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले जीवों का अध्ययन किया था, जीवों के बारे में बताया था। इसीलिए हम इसको फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जंतुओं के बारे में जानकारी प्रदान की, इसलिए इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कह देते हैं। यही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुर्गी के अंडे की भ्रूणी अवस्थाओं का अध्ययन किया, इसलिए हम इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कह देते हैं। इस कारण से अगर हम चाहे तो ये कह सकते हैं कि अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात आता है कि बायोलॉजी है क्या। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी जो टर्म है, ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। विज्ञान में देखिए दो तरह के शब्दों का हम उपयोग कर रहे होते हैं। एक तो लैटिन वर्ड होता है, लैटिन लैंग्वेज होती है, और एक ग्रीक लैंग्वेज होती है। ग्रीक का मतलब है यूनानी भाषा। अधिकांश जो ब्रांचेज हैं या साइंस है, इसका नाम ग्रीक में लिया जाता है, ग्रीक भाषा में लिया जाता है। और अधिकतर जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके नाम हम किस भाषा में रखते हैं? लैटिन भाषा में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी टर्म वास्तव में ग्रीक शब्द है। इसको हम क्या कह रहे होते हैं? ग्रीक वर्ड कह रहे होते हैं। यूनानी भाषा में बायोलॉजी का क्या अर्थ होता है, तो हम इसको देखिए ग्रीक भाषा में बोल रहे होते हैं, और इसको शॉर्ट में GR लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक। और इस ग्रीक में देखिए ये दो वर्ड से मिलकर के बनता है। एक शब्द आता है बायो और दूसरा शब्द आता है लॉगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लॉगोस का मतलब होता है टू स्टडी। या फिर आप कह सकते हैं टू डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत करना, या फिर आप कह सकते हैं अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, और ये जो शब्द बायोज है, जिसको बायोलॉजी कहा गया है, इसको हम बायोज लिखते हैं। इसका मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। अर्थात अगर हम इस विज्ञान का परिभाषा निकालते हैं, डेफिनेशन निकालते हैं, तो क्या निकलती है?
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कह देते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। यहां पर आप जीवों का लिख सकते हैं, यहां पर आप सजीवों का लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात आप जैसे चाहे वैसे जीवधारी, जीव, सजीव या जीवन, इन दो रूपों में इसको परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात इसकी जो डेफिनेशन होती है जीव विज्ञान की, किसकी? जीव विज्ञान की ये परिभाषा क्या होगी? क्योंकि आप 10th में विज्ञान ही तो पढ़े हो और विज्ञान में आपने देखा है सारी और भी वहां पर शाखाएं सम्मिलित थी। तो यहां पर हम कह रहे होते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन संबंधी, जीवधारियों, जीवों या सजीवों का, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे बताओ? जीव विज्ञान कह देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। अब देखिए इसमें मैंने बताया था कि ये जो परिभाषा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान मैंने बताया था ग्रीक वर्ड से बना होता है। दो ग्रीक वर्ड होते हैं, एक बायोस और एक होता है लगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, या फिर हम कह सकते हैं किसमें है जीवन? ये सजीवों में या जीवों में। और दूसरा मैंने लगोस का अर्थ क्या लिखा था? टू स्टडी, डिस्कोर्स, अध्ययन करना। अर्थात हम किसका अध्ययन कर रहे होते हैं इसमें? सजीवों का, जीवों का, जीवधारियों का, जीवन से संबंधित क्रियाओं का, ठीक है ना। इसलिए इसकी परिभाषा आसान हो गई। कई बार देखिए ये पूछा जाता है कि भाई साहब बायोलॉजी तो बच्चे नहीं जान पा रहे होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे होते हैं और जब तक उस सब्जेक्ट के बारे में हमें पता नहीं है कि हमें इसमें पढ़ना किसके बारे में है, तो आप बताइए क्या उसके अंदर हमको जान पाएंगे? इसीलिए हमें कोई भी सब्जेक्ट आरंभ करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में या उसकी जो आधारभूत चीज़ है उसके बारे में या उसकी बेसिक जानकारी के बारे में बहुत ज़रूरी है कि पहले जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो टर्म बायो है ये किसके द्वारा दिया गया था? सन 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर के बताया था। जीव विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? अरिस्टोटल के द्वारा। इसलिए हम अरिस्टोटल को ही जीव विज्ञान का जनक मानते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद मैंने बताया है कि ये जो विज्ञान होती है अधिकतर शाखाएं होती हैं, इनको हम ग्रीक वर्ड में, और जो वैज्ञानिकों के नाम हैं उनको लैटिन भाषा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये विज्ञान है किससे बना हुआ है? दो ग्रीक वर्ड से, दो यूनानी शब्दों से मिलकर के बनता है, जिसमें बायोस और लगोस दोनों मिलकर के बायोलॉजी बना देते हैं। तब इसको हम हिंदी में जीव विज्ञान कह रहे होते हैं। परिभाषा डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान
कह देते हैं। यहाँ पर आप सजीव भी ले सकते हैं और जीव भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए बात आती है कि ये जो सजीव हैं या जीव हैं ये कौन होते हैं। देखिए इसमें सजीव के अंदर जंतु भी आते हैं और क्या आते हैं, पादप भी आते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कह रहे होते हैं, सजीव कह रहे होते हैं। अब आप कहोगे कैसे, इसलिए इनको यहां पर सजीव कहा जा रहा होता है कि इन दोनों का जो प्राणाधार है, प्राणाधार का मतलब है जो जैविकता का आधार है, जंतु और पादप का जो जैविकता का या सजीवता का आधार है या लिविंगनेस का जो आधार होता है वो क्या होता है, दोनों में पाया जाने वाला जीव द्रव्य। दोनों में पाया जाने वाला जीव द्रव्य। जीव का मतलब क्या है, जीवन। द्रव्य मीन्स लिपिड, तरल। अर्थात जंतु और पादप दोनों के शरीर में जीव द्रव्य पाया जाता है और यही जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। एक वैज्ञानिक थे हक्सले जिन्होंने जीव द्रव्य के बारे में बताया। अर्थात अगर जीव द्रव्य इनमें नहीं होगा, अगर हम पादप से जीव द्रव्य को हटा दें, रिमूव कर दें, तो पादप पे सजीव नहीं रहेगा, निर्जीव हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। ऐसे ही अगर जंतु के शरीर से हम जीव द्रव्य को हटा दें तो ये जो जंतु है ये जीवित नहीं रह सकता, इसमें जैविकता नहीं पाई जा सकती। ठीक है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि जो जीव द्रव्य होता है वही दोनों के अंदर प्राणाधार होता है, अर्थात दोनों में ही जीव द्रव्य पाया जा रहा होता है। जो किसका आधार है, सजीवता का। अर्थात जंतु भी कैसे होते हैं, सजीव। पादप भी कैसे होते हैं, सजीव। दोनों में ही क्या होती हैं, जैविक क्रियाएं लगभग समान होती है। दोनों में ही श्वसन होता है, दोनों में ही जनन होता है, दोनों में ही उत्सर्जन होता है, दोनों में ही मृत्यु पाई जाती है। तो ये सारी चीजें, दोनों में ही उत्तेजनशीलता होती है, दोनों में ही जीव द्रव्य होता है। इसीलिए हम जंतु और पादप दोनों को ही क्या बोलेंगे, सजीव कहेंगे, दोनों को ही लिविंग्स कहेंगे, जिनका प्राणाधार या जीवन का जो आधार है वो क्या है, जीव द्रव्य होता है। अब देखिए मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हम लोग हैं मनुष्य, अगर हम मनुष्य के शरीर से ब्लड को हटा दें, पूरे शरीर से संपूर्ण ब्लड को हटा दें, तो क्या वह शरीर जैविकता दर्शाएगा, क्या वह शरीर सजीवता दर्शाएगा? नहीं। कैसा हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है, मीन्स नॉन लिविंग हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। इसीलिए हम ये कह रहे होते हैं कि कोई भी अगर सजीव है, उस सजीव के अंदर जो सजीवता है, लिविंगनेस है, वाइटैलिटी है, किसके कारण होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द बॉडी। अर्थात उनके शरीर में क्या पाया जा रहा होता है, जीव द्रव्य पाया जा रहा होता है, और जीव द्रव्य ही जीवन का आधार होता है। ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जीव द्रव्य के पाए जाने के बावजूद भी, जैविक क्रियाओं के समान रूप से पाए जाने के बावजूद भी, जंतु और पादप में संरचनात्मक भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। कुछ इनके अंदर मूलभूत अंतर पाए जा सकते हैं। इन मूलभूत अंतर के आधार पर ही हम इस बायोलॉजी को या जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांट लेते हैं। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। किसके आधार पर? इनमें पाई जाने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं या इनकी जो जैविक संरचनाएं होती हैं या स्ट्रक्चर इनके होते हैं, उनमें क्या होता है, मूलभूत अंतर पाया जा सकता है। हालांकि ये क्रियाएं समान हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या हो सकता है, कुछ बेसिक डिफरेंस हो सकते हैं, कुछ मूलभूत अंतर हो सकते हैं। इस आधार पर हम बायोलॉजी को दो शाखाओं में, दो मेन ब्रांच में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं।
और वो जो दो मेन शाखाएं होती हैं या मेन ब्रांच होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये अपने को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, कौन सी इसकी दोनों मेन शाखाएं होंगी? मेन शाखाएं यहां पर कौन सी होंगी? देखो, एक नंबर आपने दे दिया जूलॉजी और दूसरा यहां पर नंबर किसका दे दिया? बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी को हम यहां पर कह रहे होते हैं जंतु विज्ञान। कौन सी विज्ञान? जंतु विज्ञान। और बॉटनी को कह रहे होते हैं वनस्पति विज्ञान, पादप विज्ञान। ठीक है, अब देखिए ये जो शब्द है जूलॉजी, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक शब्द इसमें आता है जून, जू से जून बन जाता है, और इसको हम क्या कह रहे होते हैं? एनिमल्स। और दूसरा यहां पर भी क्या होगा? लॉगोस। लॉगोस का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या बताया था? टू स्टडी या टू डिस्कोर्स। डिस्कोर्स। ठीक है, एनिमल्स का मतलब क्या होगा? जंतु। और ये क्या हो गया? अध्ययन करना। ठीक है, इस आधार पर जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? बताओ। इस आधार पर जंतु विज्ञान की परिभाषा होती है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान कहते हैं। उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस जंतु विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं हो सकती है, लेकिन मेन जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो कौन सी होगी? नंबर 1 पर जूलॉजी, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? जंतु विज्ञान। जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें सारे क्या देखने को मिलते हैं अपने को? अरे सारे जानवर होते हैं, सारे जंतु होते हैं उसके अंदर, चाहे पक्षी हो, चाहे स्नेक्स हो, चाहे फिशेस हो, चाहे वहाँ पर लॉयन वगैरह हो, टाइगर हो। ठीक है ना, ये सब क्या है? जंतु है ना, इसीलिए जूलॉजी इसका नाम रखा गया। और देखिए जूलॉजी का भी अध्ययन प्रारंभिक किसके द्वारा किया गया? अरस्तु के द्वारा। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज फादर ऑफ जूलॉजी, देन यू कैन राइट एज अरिस्टोटल। अर्थात जंतु विज्ञान का जनक भी कौन होगा? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक भी हमने किसको बता दिया? अरस्तु को। और जंतु विज्ञान का जनक भी किसको बता दिया? अरस्तु को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद में सेकंड नाम क्या लिखा हुआ है? बॉटनी। बॉटनी को हम क्या कह रहे होते हैं? पादप विज्ञान, या क्या कह रहे होते हैं? वनस्पति विज्ञान। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे जो पादप विज्ञान लिखा हुआ है,
इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था ग्रीक वर्ड यहां पर क्या है, यहां पर ग्रीक वर्ड होता है बॉटने, और इस बॉटने का अर्थ होता है, या तो आप लिख सकते हो हर्ष, जिसको हम शाक कह रहे होते हैं, या लिख सकते हो ग्रास, घास कह रहे होते हैं, या फिर एक कॉमन शब्द यूज कर सकते हो वेजिटेशन। क्या लिख सकते हो, वेजिटेशन। और वेजिटेशंस का मतलब यहां पर किससे होता है, वनस्पतियां। क्या होती हैं यहां पर, ये वनस्पतियां। और ये जो वनस्पतियां होती हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। एक तो यहां पर आप वनस्पतियों में किसको ले सकते हैं, सही मायने में हर्ब्स जो शाक होती हैं, एक श्रब्स होती हैं जिनको हम झाड़ियां बोलते हैं, और एक ट्रीज होते हैं जिनको हम वृक्ष कह रहे होते हैं। ये सब वनस्पति है, पादप हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, इस आधार पर जब हम पादप विज्ञान की परिभाषा देते हैं तो क्या देंगे, बताओ भाई। इसके आधार पर हम जो परिभाषा दे रहे होते हैं वो क्या दे रहे होते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका, पेड़ पौधों का, या लिख दीजिए वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को पादप विज्ञान कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और पादपों का प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया, थियोफ्रास्टस। क्या नाम है वैज्ञानिक का, थियोफ्रास्टस। इसलिए अगर हमसे ये पूछा जाता है कि पादप विज्ञान के जनक का नाम बताइए तो क्या बताएंगे, थियोफ्रास्टस। जंतु विज्ञान के जनक का नाम बताइए तो क्या बताएंगे, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक का नाम बताइए तो क्या बताएंगे, अरस्तु। ठीक है, तो तीनों का मैंने ग्रीक वर्ड में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। देखिए यहां पर अगर हम टर्म समझ जाते हैं, बायोलॉजी या जीव विज्ञान की ये विशेषता है कि इसमें यदि आपने टर्मिनोलॉजी या टर्म समझ लिया, वो शब्द कैसे बना है और उसका इटोमोलॉजी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ अगर आप समझ लेते हैं तो जीव विज्ञान बहुत आसान हो जाता है। और यदि हम उसकी टर्म या टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाते, उसका शाब्दिक अर्थ या इटोमोलॉजिकल मीनिंग नहीं समझ पाते, तो हमें उसमें परेशानी आती है। इसलिए जब भी हम जीव विज्ञान में जो भी टॉपिक लें, उसका टर्म या इटोमोलॉजिकल मीनिंग आसानी से समझें तो हमें उसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आज अपना जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी 11वीं क्लास बायो के बच्चों के लिए जीव विज्ञान को कैसे यहाँ पर परिभाषित किया, इसका ग्रीक भाषा 2 शब्दों से जो बना है उसका क्या अर्थ हुआ सामान्य भाषा में या शाब्दिक अर्थ के रूप में, फिर इसको हमने 2 शाखाओं में बांटा, मूलभूत अंतर के आधार पर। हालांकि जंतु और पादप दोनों ही किस में आते हैं, सजीव, और सजीव को या जीव को हम सजीव या जीव क्यों कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। कई बार ये पूछा जाता है कि जीव क्या है, व्हाट वी मीन बाय द बायोस, तो हम ये कह देते हैं नहीं, जिनमें श्वसन है, जिनमें उत्सर्जन है।
ये सही है, ये सजीवता की क्रियाएं तो हो सकती हैं, लेकिन जीवन को आरंभ करने वाली क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, ओके।